नमस्कार दोस्तों आज हम लोग आपस में जिस समस्या पर विमर्श करेंगे वो एक बहुत आम समस्या है और हज़ारों लाखों लोग इससे ग्रसित रहते हैं। और वो समस्या है लगातार बहुत अरसे से किसी को पेट में कब्जियत बने रहना, यानी कॉन्स्टिपेशन ऑफ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन। दोस्तों, ये समस्या किसी भी एज ग्रुप को इफ़ेक्ट करती है। ये बच्चों में भी देखी जाती है, नौजवानों में देखी जाती है, वृद्धों में भी अक्सर देखी जाती है। यानी एक हर एज ग्रुप को इफ़ेक्ट करने वाली ये समस्या हो सकती है। पूरे विश्व में किसी भी समय इससे लाखों लोग पीड़ित रहते हैं। देखिए दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, अगर हमारा पेट साफ रहता है तो न सिर्फ हमारा हाजमा ठीक रहता है, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, बल्कि हमारा मन भी प्रसन्न रहता है। और अगर पेट साफ नहीं रहता है तो पेट में स्वास्थ्य में तकलीफ तो रहती ही है, हमारा दिन भर मन भी बोझिल रहता है, बेचैन रहता है, परेशान रहता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ये समस्या, इसको कुछ समझना ज़रूरी है। समझना ये है कि पहले तो ये जाने कि ये उस तरह के कब्ज़ की बात नहीं हो रही है, किसी टेम्पोररी टाइप के कब्ज़ की बात नहीं हो रही है, बल्कि टेम्पोररी टाइप का कब्ज़ तो किसी को भी कभी भी किसी बीमारी के कारण, कुछ दिनों यात्रा में रहने के कारण, कुछ व्रत उपवास के कारण टेम्पोररी कब्जियत किसी को कभी भी हो सकती है। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उस तरह की कब्जियत की बात कर रहे हैं जो धीरे धीरे शुरू होकर और लॉन्ग ड्यूरेशन तक बनी रहती है, जल्दी ये ठीक नहीं होती है। हम इस तरह के कॉन्स्टिपेशन की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, पहले तो ये समझते हैं कि इस कब्जियत की डेफिनीशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, हम किसको कहेंगे कब्जियत है ये। देखिए, मेडिकल डेफिनीशन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सप्ताह में 3 बार से कम मल त्याग करे, लेस देन 3 टाइम्स ए वीक, तो इसको डॉक्टर्स कॉन्स्टिपेशन की संज्ञा देते हैं। लेकिन ये इतना सिंपलिस्टिक नहीं है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी की बात नहीं है। हम मल त्याग में कितना समय लगाते हैं, स्ट्रेनिंग करने लगते हैं, आसानी से मल निकलता नहीं है, निकलता भी तो थोड़ा गोटे के रूप में 2-4 गोटे निकलता है। मल त्याग के पश्चात अगर प्रॉपरली मल त्याग हो जाए तो मनुष्य को एक सेटिस्फैक्शन होता है, वो कब्जियत में मनुष्य को कभी नहीं मिलता है। यानी कहने का मतलब ये जो एक लंबा चौड़ा कई चीज़ों का मिला के स्पेक्ट्रम होता है, अगर वो होने लगे, सिर्फ फ्रीक्वेंसी की बात नहीं है, तब हम उसको कहेंगे कि हाँ, ये कॉन्स्टिपेशन से सफ़र कर रहे हैं। तो दोस्तों, पहले ये जानते हैं कि आफ्टर ऑल ये होता क्यों है, क्यों किसी को इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। इसको जानने के लिए इसका मूल कारण पहले तो आप ये जानिए कि देखिए, हमारे पेट में आंतें होती हैं। आंतें 2 तरह की होती हैं, छोटी आंतें जिसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, और बड़ी आंत जिसको हम लोग कोलन कहते हैं। ये 2 तरह की आंतें होती हैं। आंतों में स्वाभाविक रूप से जो आंतों के अंदर पदार्थ होता है, मल जो होता है, गैस जो होती है, उसको आगे बढ़ाने के लिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता रहता है। इसको हिंदी में कुंचनशीलता भी कहते हैं। जब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कुछ नर्व के ढीलापन होने से कम हो जाए, स्लो हो जाए, तो इसको हम लोग मोटिलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। और जब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो हो जाता है, कई वजहें होती हैं, तो अमूमन फिर मल त्याग में दिक्कत होती है। मल पास भी होता है तो देर में पास होता है, कड़ा होता है, ड्राई होता है, और कभी कभी मल द्वार पे तकलीफ भी देता है ये। तो पहले तो एक कारण जान लें कि अमूमन जो नॉर्मली क्या कारण है। नॉर्मली ये नंबर 1, जो लोग आदतन कम पानी पीते हैं, कब्जियत की समस्या उनमें होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। नंबर 2, जो लोग बिल्कुल सेडेंट्री लाइफ स्टाइल अपनाते हैं, यानी दफ्तर चले गए, बैठे रहे, फिर दफ्तर से घर आ गए, सोफे पे
बैठे रहे, टीवी देखते रहे, यानी जो कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वॉकिंग नहीं करते हैं, ज़्यादातर ये उनमें ज़्यादा ये समस्या होती है। बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जो बाहर निकल के खेलते कूदते कम हैं, बड़ी सॉफ्ट सी डाइट से लेते रहते हैं, उनमें भी ये समस्या ज़्यादा होती है। तीसरे, अभी डाइट की बात की तो ये सबके लिए है। वो लोग जिनकी डाइट ज़्यादातर सॉफ्ट होती है, उनमें फाइबर की कमी होती है, यानी रेशेदार जो खाने में जो रेशे होते हैं, फाइबर्स होते हैं, उनकी अगर लगातार कमी रहती है तो उनमें भी ये समस्या ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। कभी कभी जाने अनजाने में लोग कुछ दवाइयाँ लेने लगते हैं या दी जाती हैं उनको। कभी कोई डॉक्टर भी इस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उसको बारे में बताते नहीं कि हाँ इससे समस्या होती है। जैसे आजकल कुछ दवाइयाँ हैं, दर्द निवारक दवाइयाँ हैं जिनमें ओपियोइड्स होते हैं, उनकी वजह से हो सकती है। और भी दवाइयाँ हैं, पूरी एक लंबी लिस्ट है। कभी कभी ये कुछ अन्य बीमारियों का लक्षण होता है, जैसे डायबिटीज़ है, बहुत कॉमन है, थायराइड की प्रॉब्लम है, या कुछ न्यूरोलॉजिकल इलनेसेस होती हैं, उनके कारण भी ये कब्जियत की रोग जो है आदमी को जोड़ सकता है, परेशान कर सकता है। कहने का मतलब एक लंबा स्पेक्ट्रम है जिसकी वजह से कब्जियत हो जाती है। तो दोस्तों देखिए, ज़्यादातर ये जो कॉन्स्टिपेशन है, ज़्यादातर ये परेशान तो कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये घातक नहीं होता है। लेकिन ऐसे भी कुछ लक्षण हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो लक्षण कब्जियत के साथ आप में आने लगे या आपके घर में किसी व्यक्ति को अगर कब्जियत रहती है उसमें आने लगे, तो वो लक्षण हम लोग वार्निंग साइन मानते हैं, डेंजरस साइन मानते हैं, वो रेड फ्लैग्स हैं। उन लक्षणों का जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, अगर कोई व्यक्ति को कब्जियत, वो बिल्कुल 2-4 दिन पहले बिल्कुल ठीक है, एकाएक उसको बिना किसी कारण के कब्जियत रहने लगे, पेट में तकलीफ रहने लगे, यानी एकाएक होने जाने वाली कब्जियत जो बराबर चलने लगे, ये अच्छा साइन हम लोग नहीं मानते हैं। नंबर 2, अगर कब्जियत के साथ मल त्याग हो रहा है और उसमें खून आ रहा है, ये भी बुरा साइन है। नंबर 3, अगर मल बराबर काले रंग का, जेट ब्लैक यानी तारकोल की तरह से मल आने लगे, उसके साथ मनुष्य को कमजोरी भी महसूस होने लगे, ये भी डेंजरस साइन है। नंबर 4, कब्जियत के साथ साथ अगर आपका वजन गिरने लगे तो ये भी अच्छा साइन नहीं है। नंबर 5, अगर कब्जियत के साथ आपका पेट काफ़ी फूलने लगे, गैस पास होने में भी दिक्कत होने लगे, साथ में उल्टियाँ होने लगे, ज़्यादा पेट में दर्द होने लगे, ये भी बुरा साइन है। इन 5 साइंस में से कोई भी एक साइन अगर आपको होता है तो आप, मेरी करबद्ध प्रार्थना है आपसे कि आप फौरन बिना देर किए डॉक्टर को दिखाएं। इधर उधर के नुस्खों पे विश्वास मत करें। इसमें जांचें होनी होंगी और इसमें देखना होगा कि आफ्टर ऑल ये जो डेंजरस साइंस हैं ये किसी खराब प्रॉब्लम की वजह से तो नहीं हो रही हैं। अब आते हैं कि इसका अमूमन इलाज क्या है। देखिए, इसको समझने के लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। उस हालत में जो आप थोड़ा ज्ञान प्राप्त करेंगे उसमें आपके कब्ज की समस्या ज़्यादातर हालत में अवश्य हल हो जाएगी। तो पहली बात तो यह है कि ऐसे रोगी जब सवेरे नींद से उठें, बिस्तर से उठें, तो वो सबसे पहले मुंह थोड़ा धो के और 1 या 2 गिलास पानी पी जाएं। इससे रात भर का जो शरीर में डिहाइड्रेशन होता है वो भी कम होता है, कुछ रिफ्लेक्सेस बनते हैं और कई बार प्रेशर जनरेट होता है। आप वॉशरूम में जाइए, सीट पे बैठिए और कोशिश करिए मल त्याग करने की। अगर मान लीजिए पानी पीने के पश्चात भी आपको प्रेशर नहीं बन रहा है, टहल भी लिया, पानी पी लिया, प्रेशर नहीं बन रहा है, उसके बावजूद भी मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक नियत समय पे वॉशरूम में जाइए, सीट पे बैठिए, कोशिश करिए। ये जो आदत होती है, पेट का संबंध दिमाग की आदत से बहुत कुछ है।
बहुत सारे लोग इस बात को समझते नहीं हैं, उनको समझाना मुश्किल होता है। आप नटशेल में जानिए कि आदत बनाना बहुत ज़रूरी है। आप जाइए, बैठिए, होता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं है, आप साफ करके बाहर आ जाइए। नंबर 2, अगर आप यूरोपियन टाइप का कमोड इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर घरों में आजकल यही कमोड इस्तेमाल किया जाता है, तो आप सीट पर बैठें और जहां पैर को ज़मीन पर रखने की जगह पे आप एक छोटा सा 4-6 इंच ऊंचा स्टूल लीजिए और अपने पैर को उस पर रख लीजिए। उससे क्या है, आपकी थाइस जो है आपके पेट की तरफ आएंगी। इससे कुछ पेट की डायनेमिक्स बदलती है और लैट्रिन पास करने में आसानी होती है। तीसरी बात, अगर आप सीट पर बैठे हैं, मल त्याग करने में समय लग रहा है, स्ट्रेनिंग हो रही है, आप पहली बात देखिए, नर्वस मत होइए। नर्वसनेस से और प्रॉब्लम बढ़ेगी। आप शांत रहिए और ये सोचिए कि बहुत सारे लोगों में टाइम इसलिए भी लगता है क्योंकि कोलन को हरकत में आने में कॉन्स्टिपेटेड लोगों में थोड़ा समय लगता है और लोगों के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। आप उस टाइम को लीजिए, थोड़ा देखिए और धैर्य रखिए। चौथी बात, हर व्यक्ति को, हमारा गर्म देश है, हर व्यक्ति को कम से कम मैं सलाह दूंगा 3 से 4 लीटर पानी सुबह से लेकर रात तक को ज़रूर पिए, शरीर को हाइड्रेटेड रखे। पांचवी बात, खाना। देखिए, खाने में फाइबर की अच्छी मात्रा होना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम लोग हाई फाइबर डाइट कहते हैं। तो यानी आपके खाने में हरी साग सब्जियों का, हरी पत्तेदार साग सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा होना चाहिए। सलाद खाने की मैं राय सुबह शाम दोनों वक्त हर व्यक्ति को देता हूं जो इस बीमारी से ग्रसित है। मात्र फाइबर को जो ज़्यादा कर देने से बहुत सारे लोगों में नेचुरल रूप से प्रॉब्लम ये दूर होने लगती है। रोटी जो आपके घर में बनती है वो हमेशा होल ग्रेन की रोटी, मतलब आटा हो, उसकी रोटी बनवाइए और वो खाइए आप। छठवीं बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अपनी शरीर की क्रियाशीलता को दिन भर की उसे बढ़ाना चाहिए। अब वो कई तरह से हो सकता है। आप वॉकिंग को अपने लाइफ स्टाइल में जोड़िए, कुछ इस एक्सरसाइजेस करिए, सीढ़ियाँ चढ़िए, लिफ्ट का प्रयोग कम से कम करिए। यानी अपने उम्र के अनुसार, अपने शरीर की अवस्था के अनुसार जितना संभव हो सके आप अपनी क्रियाशीलता को बढ़ाएं। क्रियाशीलता को बढ़ाने मात्र से आंतों की क्रियाशीलता पे बहुत फर्क पड़ता है। और बच्चों को शाम को आए, बच्चों का काम काफ़ी समय तक खेलना भी होता है, उससे बच्चों का भी स्वास्थ्य जो है हर तरह से अच्छा रहता है। उनको भी इनकरेज करें। आप भी चाहें तो उनके साथ पार्क में निकल जाएं, समय लें। किसी खेल में कोई रुचि हो आपकी, आप उसे भी करें अपने उम्र के अनुसार, अपने शरीर की अवस्था के अनुसार। छठवीं चीज़, हम लोग एक चीज़ होती है, इसको कहते हैं प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स एक ऐसे दवाइयाँ हैं, ऐसे पदार्थ हैं जिनमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं। यानी वो जो हमारी आंतों में जाते हैं तो हमारी आंतों को मजबूत करते हैं, डाइजेशन को मजबूत करते हैं। इसके कई कैप्सूल्स भी आते हैं। हालांकि इसके कुछ नेचुरल पदार्थ भी हैं। दही, कर्ड यानी योगर्ट एक नेचुरल रूप का प्रोबायोटिक है, आप इसका इस्तेमाल करिए, अक्सर ये भी बहुत फ़ायदा करता है। एक चीज़ और जो मैं बताना अब तक भूल गया कि जब आप सीट पे बैठते हैं लैट्रिन पास करने के समय, और अगर मान लीजिए आपको लैट्रिन पास करने में दिक्कत हो रही है, तो आप एक ट्रिक होती है, उसको कहते हैं रॉकिंग मूवमेंट। यानी आप सीट पे बैठे हुए हैं, आपको आगे आना है, पीछे जाना है, आगे आना है, पीछे जाना है, आगे आना है। इससे यानी आपके शरीर के मूवमेंट से आंतों का मूवमेंट प्रभावित होगा। इससे भी कुछ लोगों को बहुत फ़ायदा होते देखा गया है। यह हार्मलेस ट्रिक है, आप इस्तेमाल करिए। बाथरूम में कौन देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं? आराम से प्राइवेसी में आप इसको करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी और हो सकता है आपको इससे फ़ायदा हो।
तो दोस्तों, आपने देखा अभी तक कि ये लाइफ स्टाइल चेंजेस ज़्यादा हैं बनिस्बत दवाओं के। लाइफ स्टाइल चेंजेस को आप इस्तेमाल करिए, ज़्यादातर केसेस में ये कब्जियत दूर होने लगेगी। लेकिन अगर मान लीजिए ये कब्जियत दूर नहीं होती है, बराबर इन सब के नुस्खों के या लाइफस्टाइल चेंजेस के बावजूद भी बनी रहती है, तो फिर आप किसी से पूछ पाछ कर, किसी का राय देकर या खुद टीवी या कहीं विज्ञापन देख के जो तमाम तरह के लैक्सेटिव्स के यानी लैट्रिन पास करने की तमाम टैबलेट्स या दवाइयाँ वो लोग बताते हैं, उसको आप स्वयं से, मेरी करबद्ध प्रार्थना है, स्वयं से कभी न शुरू करें। इन दवाइयों को हमेशा किसी नज़दीक के अच्छे डॉक्टर से मिलिए। वो आपको एग्जामिन करेगा, आपकी शरीर की अवस्था देखेगा, ये डिसाइड करेगा क्या ये देना है कि नहीं देना है, अगर देना है तो कितनी खुराक में देना है, कब तक देना है। क्योंकि ये लैक्सेटिव्स जहाँ एक तरफ फ़ायदा करते हैं, अच्छा खासा फ़ायदा करते हैं, वहाँ अगर इन लैक्सेटिव्स का अब्यूज़ होने लगे, और जो बहुत होता हम लोग अक्सर देखते हैं, तो उस अब्यूज़ से तमाम अन्य तरह की परेशानियां, कठिनाइयां पैदा होने लगती हैं। तो होता क्या है कि आपको कब्जियत तो है ही है, उसके साथ लैक्सेटिव अब्यूज़ की समस्या बन गई। वो एक एडेड समस्या हो जाती है और कभी कभी वो गंभीर प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आप इन बातों पर ध्यान देंगे तो आप अक्सर इस कब्जियत के रोग से निजात पा जाएंगे। मेरी यही कामना है कि आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद, नमस्कार।